भारतीय संविधान का भाग 5 यानी संघ या द यूनियन। सुनने में ये किसी कानून की किताब का एक सूखा सा अध्याय लगता है ना? हाँ, लगता तो है। पर असल में ये हमारी केंद्र सरकार का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका ब्लूप्रिंट। देश कैसे चलता है, बड़े फैसले कौन लेता है, कानून कहाँ बनते हैं और हमारे दिए गए टैक्स के पैसे का हिसाब कौन रखता है। इन सब सवालों के जवाब। हाँ, इन सब सवालों के जवाब अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक में छुपे हैं। आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। बिल्कुल। और आज का हमारा मकसद सिर्फ ये रटना नहीं है कि किस अनुच्छेद में क्या लिखा है, बल्कि ये समझना है कि ये पूरा ढांचा, ये सारे पुर्जे एक साथ काम कैसे करते हैं। मतलब सरकार के 3 मुख्य अंग। जी, कार्यपालिका जो फैसले लेती है, विधायिका जो कानून बनाती है और न्यायपालिका जो संविधान की रक्षा करती है। इनके बीच का जो संतुलन है उसे समझेंगे। और एक चौथी संस्था भी है जो इन सब पर नजर रखती है। हाँ, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG। तो चलिए इसे खोलते हैं। 52 से 151 ये तो लगभग 100 अनुच्छेद है। हाँ। किसी भी आम इंसान के लिए इन्हें याद रखना तो बहुत मुश्किल लगता होगा। क्या इसका कोई आसान तरीका है? यहीं पे एक बहुत दिलचस्प बात है। हमें कुछ रटना नहीं है, इसका ढांचा ही हमें सब कुछ बता देता है। अच्छा। सोचिए, भाग 5 अनुच्छेद 52 से शुरू होता है। इसमें कुल 100 अनुच्छेद हैं, तो ये कहाँ खत्म होगा? 151 पर। बिल्कुल। अब बस इन 100 अनुच्छेदों का क्रम याद रखना है, जो बहुत तार्किक है। सबसे पहले काम करने वाली सरकार यानी कार्यपालिका, ठीक है। फिर कानून बनाने वाली संस्था यानी विधायिका, फिर न्याय करने वाली संस्था यानी न्यायपालिका, और अंत में इन सब का हिसाब किताब रखने वाला CAG। एग्जैक्टली। ये तो काफी सीधा साधा क्रम है, पर इनकी अनुच्छेद संख्या कैसे याद रखें? उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। कार्यपालिका 52 से शुरू होती है, कहाँ तक जाएगी? 5 और 2 कितने होते हैं? 7। 7 के बाद आता है 8, तो ये अनुच्छेद 78 तक जाती है। 78 के बाद विधायिका शुरू होगी 79 से। ओके। इसमें हमें बस एक स्टॉपेज याद रखना है, अनुच्छेद 123, बिल्कुल। जो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ये विधायिका का एक अपवाद है। तो विधायिका 79 से 122 तक चलती है। अच्छा, तो 123 के उस खास स्टॉपेज के बाद न्यायपालिका की बारी आएगी। बिल्कुल। न्यायपालिका 124 से शुरू होती है और कहाँ तक? 124 से 24 और गिन लीजिए, यानी 147 तक। 147 तक। हाँ, और जब न्यायपालिका 147 पर खत्म होती है तो आखिरी खिलाड़ी CAG अनुच्छेद 148 से शुरू होता है और भाग के अंत यानी 151 तक जाता है। वाह, मतलब सिर्फ इस रेंज को जानने से ही कई वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि आप गलत विकल्पों को आसानी से हटा सकते हैं। शानदार। तो इस नक्शे के साथ चलिए सबसे पहले हिस्से में चलते हैं, कार्यपालिका यानी द एग्जीक्यूटिव। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद आते हैं। हाँ, और शुरुआत होती है भारत के प्रथम नागरिक से। संविधान के शुरुआती अनुच्छेद यही स्थापित करते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और संघ की सारी कार्यकारी शक्ति उन्हीं में होगी। हाँ, उसी में निहित होगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। वो इन शक्तियों का प्रयोग सिर्फ प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर ही कर सकते हैं। अच्छा, यहीं से हमारी संसदीय प्रणाली की नींव पड़ती है। बिल्कुल। जहां राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख हैं, लेकिन सरकार के नहीं। और राष्ट्रपति को चुनता कौन है? ये प्रक्रिया हमेशा बहुत जटिल और चर्चा में रहती है। उन्हें एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है। इसमें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य। 1 मिनट, आपने केवल निर्वाचित सदस्य पर जोर दिया। जी। इसका मतलब मनोनीत सदस्य यानी नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं डाल सकते। ऐसा क्यों? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसके पीछे एक बहुत गहरा संवैधानिक सिद्धांत है। मनोनीत सदस्य अक्सर सरकार या राष्ट्रपति द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं। हाँ। अगर उन्हें वोट देने का अधिकार दे दिया जाए तो ये चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाएगा। ये एक तरह का चेक है ताकि कोई सत्ताधारी राष्ट्रपति अपने ही मनोनीत किए सदस्यों के वोट से दोबारा चुनाव न जीत जाए। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बारीकियां हैं। और चुनाव के तरीके के बारे में क्या, जिसे एकल संक्रमणीय मत कहते हैं? हाँ, इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि विजेता को सिर्फ सबसे ज्यादा वोट न मिले, बल्कि एक खास कोटे के बराबर वोट मिले, जिससे वो व्यापक रूप से स्वीकार्य हों। अच्छा। पर यहाँ एक चौंकाने वाला तथ्य है। हर विधायक और सांसद के वोट का एक मूल्य होता है, जो राज्य की जनसंख्या पर आधारित होता है। आपको क्या लगता है, ये जनसंख्या का आंकड़ा कब का होगा? शायद सबसे हाल की जनगणना का,
2011 का? नहीं, ये 1971 की जनगणना का आंकड़ा है। क्या कह रहे हैं? जी, और ये 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक यही रहेगा। 1971, 50 साल से भी ज्यादा पुराना। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिन राज्यों की आबादी पिछले 50 सालों में तेजी से बढ़ी है, राष्ट्रपति चुनाव में उनके वोट का वजन आज भी कम है। ये तो प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर ही सवाल उठाता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। इसे जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया था, पर आज इसके कई अनअपेक्षित परिणाम सामने आ रहे हैं। खैर, राष्ट्रपति को हटाना उनके चुनाव से भी ज्यादा मुश्किल है। महाभियोग की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 61 में है, वो तो आज तक भारत में किसी राष्ट्रपति पर सफल नहीं हुई है। हाँ बिल्कुल, ये प्रक्रिया इतनी मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसके लिए सिर्फ संविधान के उल्लंघन जैसा गंभीर आरोप चाहिए, और प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी सदन के 1/4 सदस्यों का समर्थन लगता है। अच्छा। फिर प्रस्ताव को पास करने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत चाहिए, सिर्फ उपस्थित सदस्यों का नहीं। कुल सदस्य संख्या का? हाँ, अगर एक सदन पास कर दे तो दूसरा सदन जांच करता है, और अगर वो भी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से इसे पास कर दे, तब जाकर राष्ट्रपति हटते हैं। ये लगभग असंभव जैसा है। राष्ट्रपति की एक और बड़ी शक्ति है क्षमादान की। इसमें और राज्यपाल की शक्ति में क्या मुख्य अंतर है? मुख्य अंतर अनुच्छेद 72 के तहत मृत्युदंड के मामले में है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूरी तरह माफ कर सकते हैं। मतलब पार्डन कर सकते हैं? पार्डन कर सकते हैं। और राज्यपाल? राज्यपाल मृत्युदंड पर रोक लगा सकते हैं, पर उसे पूरी तरह माफ नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है जो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। अब आते हैं उपराष्ट्रपति पर। उनका पद अक्सर थोड़ा कम महत्वपूर्ण समझा जाता है। उनका मुख्य काम क्या है? उपराष्ट्रपति का मुख्य काम है राज्यसभा की अध्यक्षता करना। उन्हें पदेन सभापति या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहते हैं, जिसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। ये पद व्यक्ति से नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति के दफ्तर से जुड़ा है। और वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में काम भी करते हैं। हाँ, जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है या वे अनुपस्थित होते हैं तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। तो ये पद एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेपनी की तरह है। और अब कार्यपालिका का असली इंजन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। बिल्कुल, अनुच्छेद 74 साफ कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति को ये सलाह माननी ही पड़ती है। हाँ, 42nd संशोधन के बाद तो यह तय हो गया कि राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। हालांकि 44th संशोधन ने उन्हें एक बार सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की शक्ति दी है। लेकिन सिर्फ एक बार? बस एक बार। पर अगर वही सलाह दोबारा आती है तो उन्हें माननी ही पड़ेगी। यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत सुनने में आता है। ये सुनने में तो बहुत बड़ा सिद्धांत लगता है। इसका मतलब क्या है? क्या अगर एक मंत्री की गलती हो तो सजा पूरी सरकार को मिलती है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। इसका मतलब ठीक यही है। अनुच्छेद 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मतलब पूरी सरकार एक टीम है? हाँ, एक टीम की तरह। ऑल सिंक और स्विम टुगेदर। अगर लोकसभा का भरोसा सरकार से उठ जाता है और वो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो पूरे मंत्रिमंडल को जाना पड़ता है। बिल्कुल, अकेले प्रधानमंत्री या किसी एक मंत्री को नहीं, बल्कि पूरे मंत्रिमंडल को। ये संसदीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है जो सरकार को हमेशा जवाबदेह बनाए रखती है। तो ये थी कार्यपालिका जो देश को चलाती है, लेकिन ये अपनी मनमानी ना कर सके, इसके लिए उन पर नजर रखने और कानून का दायरा तय करने के लिए एक और संस्था है, हमारी संसद। हाँ, चलिए देखते हैं कि शक्ति के इस खेल में विधायिका अपना संतुलन कैसे बनाती है। संसद, जैसा कि अनुच्छेद 79 में बताया गया है, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से नहीं बनती। इसके 3 घटक हैं। 3? जी, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग है क्योंकि कोई भी विधेयक उनकी सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। कानून बनाने की प्रक्रिया में धन विधेयक यानी मनी बिल का जिक्र बार बार आता है। ये इतना खास क्यों है? धन विधेयक खास इसलिए है क्योंकि ये सीधे सीधे देश के खजाने से जुड़ा है। टैक्स लगाना, हटाना, भारत की संचित निधि से पैसा निकालना। तो इसका अधिकार जनता के सदन के पास होना चाहिए। बिल्कुल।
संविधान निर्माताओं को यह स्पष्ट था कि पैसे का अधिकार सीधे जनता द्वारा चुने हुए सदन यानी लोकसभा के पास होना चाहिए। इसलिए अनुच्छेद 110 इसे परिभाषित करता है और 109 इसकी एक विशेष प्रक्रिया बताता है। और वो विशेष प्रक्रिया क्या है जो इसे इतना ताकतवर बनाती है? पहली बात, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष कर सकते हैं और उनका फैसला अंतिम है। अच्छा। दूसरी, ये सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है। लोकसभा से पास होने के बाद जब यह राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकती, सिर्फ सिफारिशें दे सकती है। और उसके लिए भी समय सीमा है? हाँ, उसे ये काम 14 दिनों के अंदर करना होता है। और अगर राज्यसभा 14 दिनों में कुछ न करे या उसकी सिफारिशें लोकसभा न माने तो भी बिल को दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा। संक्षेप में, पैसे के मामले में राज्यसभा की शक्तियां लगभग न के बराबर हैं। ये तो पूरी तरह लोकसभा की वित्तीय सर्वोच्चता को स्थापित करता है। जी हाँ। लेकिन क्या इससे राज्यसभा, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, पूरी तरह शक्तिहीन नहीं हो जाती? क्या यह संघीय ढांचे के खिलाफ नहीं है कि वित्तीय मामलों में राज्यों की आवाज को इतनी आसानी से दरकिनार कर दिया जाए? ये एक बहुत पुरानी और जायज बहस है। इसका एक और दिलचस्प पहलू है। कई बार सरकारें कुछ विवादास्पद कानूनों को धन विधेयक के तौर पर पेश करने की कोशिश करती हैं, ताकि राज्यसभा की शक्तियों को बाईपास किया जा सके। बिल्कुल। आधार अधिनियम के मामले में ऐसा ही हुआ था, जिसे धन विधेयक के रूप में पारित किया गया था, जिस पर आज भी कानूनी और राजनीतिक बहस होती है। तो हमने देखा कि कार्यपालिका फैसले लेती है और विधायिका उन पर कानूनी मोहर लगाती है और सवाल पूछती है। लेकिन अगर ये दोनों मिलकर संविधान का ही उल्लंघन करने लगे तो तब कौन तस्वीर में आता है? तब आता है हमारा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ, न्यायपालिका, यानी भारत का उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 124 इसकी स्थापना की बात करता है। और इसका काम सिर्फ न्याय करना नहीं है। नहीं, ये संविधान का अंतिम व्याख्याता और संरक्षक है। और न्यायाधीशों की नियुक्ति का तरीका, कोलेजियम प्रणाली, हमेशा विवादों में रहता है। सरकार ने इसे बदलने की कोशिश भी की थी, है ना? हाँ, 99वें संशोधन से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC बनाने की कोशिश की गई थी। उसमें कानून मंत्री और नागरिक समाज के लोगों को भी शामिल किया गया था। सरकार का तर्क था कि इससे पारदर्शिता आएगी। हाँ, पारदर्शिता और जवाबदेही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे ये कहते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन है, जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। ये न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति संतुलन का एक क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र बहुत व्यापक है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन से हैं? 3 बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है आरंभिक क्षेत्राधिकार, जिसके तहत केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुनना। और इसी में है अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका या SLP। SLP को तो एक ब्रह्मास्त्र की तरह माना जाता है भी। SLP सुप्रीम कोर्ट को ये असाधारण शक्ति देती है कि वह देश की किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए अनुमति दे सकता है। किसी भी फैसले के खिलाफ? किसी भी, ये न्याय के हित में किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने के लिए है। और तीसरा है सलाहकार क्षेत्राधिकार, जिसके तहत राष्ट्रपति कानून के किसी महत्वपूर्ण सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं। लेकिन वो राय बाध्यकारी नहीं होती? नहीं, वो राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। और अनुच्छेद 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का कानून सभी पर बाध्यकारी है। इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी कानूनी सिद्धांत तय करता है, वो देश की बाकी सभी अदालतों के लिए कानून बन जाता है। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं। इसी से पूरे देश में एक समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित होती है। बिल्कुल। तो सरकार काम करती है, कानून बनाती है, पैसा खर्च करती है, न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है। पर सरकार जो हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, उस पैसे पर नजर कौन रखता है? यहीं पर भाग 5 की अंतिम लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कड़ी, CAG यानी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भूमिका आती है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि CAG शायद संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। बिल्कुल। उन्हें लोक वित्त का प्रहरी या वॉचडॉग ऑफ द पब्लिक पर्स कहा जाता है। इनकी स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है ताकि ये बिना किसी डर के सरकार के खर्चों की जांच कर सके? बहुत अच्छे तरीके से। इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इन्हें हटाने की प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की। यानी लगभग असंभव। हाँ,
उनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जिस पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। और सबसे जरूरी बात, सेवानिवृत्ति के बाद वे सरकार के अधीन कोई और पद धारण नहीं कर सकते। ताकि भविष्य में किसी पद का लालच उन्हें प्रभावित ना कर सके। सही। और इनका मुख्य काम क्या है? क्या ये सिर्फ ये देखते हैं कि पैसा सही जगह खर्च हुआ या नहीं? इनका काम उससे कहीं ज्यादा है। CAG केंद्र और सभी राज्य सरकारों के खातों का ऑडिट करते हैं। वे न सिर्फ ये जांचते हैं कि पैसा कानूनी रूप से खर्च हुआ या नहीं, बल्कि ये भी देखते हैं कि खर्च समझदारी से, बुद्धिमानी से हुआ या नहीं। इसे प्रोप्राइटी ऑडिट कहते हैं ना? जी। वे अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपते हैं, जिन्हें संसद या राज्य विधानमंडल के पटल पर रखा जाता है। और संसद में उन मोटी मोटी रिपोर्ट्स का क्या होता है? क्या वे सिर्फ धूल भांकती हैं? नहीं, यहीं पर तस्वीर का आखिरी हिस्सा पूरा होता है। इन रिपोर्टों की जांच संसद की लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC करती है, जिसका अध्यक्ष परंपरा के अनुसार विपक्ष का नेता होता है। बिल्कुल। और इस समिति के काम में CAG को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है, क्योंकि वे समिति को रिपोर्ट के तकनीकी पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। यह पूरी व्यवस्था सरकार की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करती है। तो अनुच्छेद 52 से 151 तक का ये सफर हमें दिखाता है कि हमारी केंद्र सरकार का ढांचा कितना सुविचारित है। कार्यपालिका जो फैसले लेती है, विधायिका जो उन पर बहस कर कानून बनाती है, और न्यायपालिका जो संविधान की रक्षा करती है। और इन सब के ऊपर CAG के रूप में एक वित्तीय प्रहरी भी है। ये शक्तियों के पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंसेस की एक बेहतरीन व्यवस्था है। हर अंग दूसरे पर किसी न किसी रूप में नजर रखता है। बिल्कुल, जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। हर अंग की अपनी शक्ति है, अपनी सीमाएं हैं। ये सचमुच एक शानदार डिजाइन है। हर संस्था दूसरी को संतुलित कर रही है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि संविधान शक्तियों का एक स्पष्ट बंटवारा तो करता है, लेकिन असल में लोकतंत्र की सफलता इन शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने और कभी-कभी होने वाले टकरावों को सुलझाने में ही निहित है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या यह लिखित ढांचा आज की राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी चुनौतियों के लिए पर्याप्त है, या इसकी असली परीक्षा इसके अलिखित नियमों, परंपराओं और उन संस्थाओं को चलाने वाले लोगों के विवेक में होती है?